क्लास 12 से यूनिट 8 की आज हम चर्चा करेंगे। ये इस चैप्टर का नाम डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस, पी, डी और एफ। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की चर्चा हम लोग करते हैं, जो सभी के सभी धातु होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग यानी ग्रुप होते हैं 18, जिन्हें 1 से 18 तक में बांटा गया है। उन 1 से 18 वर्गों में वर्ग 3 से 12 तक के तत्व, वर्ग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। ये तत्व एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच आते हैं और इनके गुण भी, डी ब्लॉक के तत्वों के गुण भी एस ब्लॉक के तत्वों और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्यवर्ती होता है। अतः डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच आते हैं और इनके गुण भी एस और पी ब्लॉक के मध्यवर्ती होता है। डी ब्लॉक के तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी, n-1 डी सबसेल में प्रवेश करता है, जहाँ n वैलेंस ऑर्बिट है। n-d सबसेल में प्रवेश करता है इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन, और डी ब्लॉक के तत्व का अंतिम डी प्रायः इनकम्प्लीट होता है, मतलब ये पूरा भरा हुआ नहीं रहता है। लेकिन जब हम लोग वर्ग 11 और 12 की बात करते हैं तो वर्ग 11 में 3D 10 होता है और 4s1। यहाँ 3D 10, 3D या ND वो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं, लेकिन इनके आयनिक अवस्था में ये प्रायः +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन 4s से 1 इलेक्ट्रॉन 3D से निकल जाता है। क्वाइनेस मेटल अर्थात मुद्रा धातु जो वर्ग 11 के तत्व हैं, उनका लास्ट डी भरा हुआ रहता है, लेकिन ये प्रायः अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में n-1 डी 9 कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। n-1 डी 9 कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। अतः यहाँ भी हम लोग मानते हैं कि आगे की स्थिति में ही सही डी सबसेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है। और रहा बात वर्ग 12 के तत्वों का, तो ग्रुप 12 इसके जो तत्व हैं, वर्ग 12 के जो तत्व हैं, उनमें डी सबसेल पूरा भरा हुआ रहता है। उनकी आयनिक अवस्था में भी प्रायः डी, अंतिम डी भरा हुआ रहता है। अतः उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं, लेकिन वो इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन सीरीज के लास्ट अंतिम में आते हैं और अंतिम तत्व हैं। अतः अध्ययन में सुविधा के लिए उन्हें डी ब्लॉक के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। वर्ग 12 के 3 तत्व, जिसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी है, और उन्हें हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स अर्थात ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्वों के अंतर्गत नहीं रखते हैं। अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से उन्हें हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को 4 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें क्रमशः 3D सीरीज या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। इसी प्रकार 4D सीरीज हो जाएगा और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज हो जाएगा, या फिर 5D सीरीज होगा, या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होगा, या फिर 6D सीरीज होगा, या 4th ट्रांजिशन सीरीज होगा। इन प्रत्येक श्रेणी में 10-10 तत्व रहते हैं। इस प्रकार डी ब्लॉक के अंतर्गत कुल तत्वों की संख्या
40 होती है। इसमें वर्ग 12 के तत्वों को भी हम लोग शामिल करते हैं। संक्रमण तत्वों अर्थात डी ब्लॉक के तत्वों ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 3D श्रेणी के तत्व होते हैं, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन श्रेणी के तत्व ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अंतर्गत आने वाले 10 तत्व क्रमशः इस प्रकार हैं: स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। इन 10 तत्वों को हम लोग प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणियों में रखते हैं, जिन्हें 3D सीरीज के तत्व कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज अर्थात 3D श्रेणी के तत्व, इसमें स्कैंडियम से जिंक तक हम लोग जाने की 10 तत्व हैं, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 D 1 से 10 NS 1 से 2 होता है। n-1 D 1 से 10 NS 1 से 2 होता है। अर्थात संयोजी S उपकक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जबकि उसके भीतर के D उपकक्षा में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन के बीच रहते हैं। इन तत्वों में क्रोमियम और कॉपर अभाव नियम का अपवाद के तौर पर जाना जाता है। क्रोमियम के अंतिम S में 1 इलेक्ट्रॉन और अंतिम D में 5 इलेक्ट्रॉन, जबकि कॉपर के अंतिम S में 1 इलेक्ट्रॉन और अंतिम D में 10 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सरसरी तौर पर देखते हैं। स्कैंडियम 4s2 3d1, टाइटेनियम 4s2 3d2, वेनाडियम 4s2 3d3। लेकिन क्रोमियम में आर्गन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 इसका 4s1 और 3d5 हो जाता है। 4s1 और 3d5 हो जाता है। और इसके पीछे तथ्य यह है कि आधा और पूरा भरा हुआ उपकक्षा अधिक अस्थायी होता है। या फिर हम कहते हैं कि 4s1 में 1 इलेक्ट्रॉन 3d5 के प्रत्येक ऑर्बिटल में, यहाँ D में 5 ऑर्बिटल होता है और 5 ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन, अर्थात यहाँ सिमेट्री है। तो 4s1 और 3d5 में ज़्यादा सिमेट्री होने के चलते, सिमेट्रिकल होने के चलते क्रोमियम की यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो अधिक अस्थायी होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का 4s1 3d5, वो इसमें अधिक सिमेट्री और अधिक स्टेबिलिटी के कारण पाई जाती है, जो अफबाउ नियम का अपवाद है। ऐसे अफबाउ नियम के अनुसार होना चाहिए था 4s2 और 3d4, लेकिन ऐसा उचित नहीं होता है, क्योंकि 3d में 4 इलेक्ट्रॉन न तो आधा भरा है न पूरा भरा है, यानी अनसिमेट्रिकल इसको बोलते हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे अवस्था में इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी अधिक होती है। उनके आगे मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और निकेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें 3d में प्रोग्रेसिवली इलेक्ट्रॉन इंटर करते चला जाता है। लेकिन निकेल के बाद कॉपर में हम देखते हैं पुनः एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर की स्थिति में यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफबाउ नियम के अनुसार 4s2 3d9 होना चाहिए था, लेकिन अनसिमेट्रिकल होने के कारण ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। इसे हम लोग सही नहीं मानते हैं। कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10 हो जाता है, जिसको
आधा या पूरा भरा हुआ उत्प्रेक्षा अधिक अस्थायी होता है, इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग लेते हैं, या फिर कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल होने के कारण कॉपर कोरेस्पॉन्ड 3D10 की स्टेबिलिटी स्थायित्व बढ़ जाती है। और लास्ट में जिंक कोरेस2 3D10 पूरा भरा हुआ डी उत्प्रेक्षा जिंक की स्थिति में।